जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य अभी पढ़ ही रहे थे, ठीक है। अशोक के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब चलते हैं अशोक के बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अशोक के शिलालेख एवं उनका विषय क्या था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। अशोक के शिलालेख, पहला शिलालेख में क्या है, दूसरा शिलालेख में क्या है, ऐसे करते करते लगभग उनका टोटल 14 शिलालेख है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक तरफ शिलालेख है और एक तरफ उस शिलालेख का विषय क्या है। पहला शिलालेख, इसमें पशुवध निषेध की बात की गई है। यानी जो पशुवध किया जाता था, पशुओं को जो बलि चढ़ाया जाता था, वध किया जाता था, उसको निषेध कर दिया गया। पहला शिलालेख में अशोक के द्वारा ये बताया गया था, ठीक है। दूसरा शिलालेख है विदेश में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। दूसरा क्या है कि विदेश में धर्म का प्रचार करना। जो अशोक का धर्म था, हम लोग आगे देखेंगे अशोक का धर्म आखिर था क्या। तो वही था कि अशोक के धर्म का प्रचार करना एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख ये दूसरे शिलालेख में किया गया था, ठीक है। तीसरा शिलालेख, इसमें रज्जुक एवं युक्त की नियुक्ति। रज्जुक एक प्रकार का अधिकारी होता था, तो उसी की नियुक्ति के बारे में तीसरे शिलालेख में अशोक की जानकारी दी गई है। अब चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, हम लोग पांचवा शिलालेख देखते हैं। पांचवा में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। यानी धम्म महामात्रों की नियुक्ति कौन सा शिलालेख में किया गया है, तो अशोक के ये पांचवा शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है सातवां शिलालेख, इसमें अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। यानी अशोक जो है जितने भी सभी धार्मिक मत हैं उसके प्रति वो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ वो काम करेगा। ये सातवां शिलालेख में है। आठवां शिलालेख में क्या है, ये बोध गया की यात्रा का उल्लेख है। बोध गया का यात्रा का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो अशोक का ये आठवां शिलालेख में है। नेक्स्ट है 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल, अगर यहाँ से सवाल आएगा तो लगभग चांस है कि यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा शिलालेख में किया गया है, तो अशोक का ये 13वां शिलालेख में किया गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा की गई थी। तो इतना याद रखिएगा कि कलिंग विजय की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में है। अब आते हैं अशोक के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण स्तूप। यानी अशोक के द्वारा कुछ स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है महास्तूप। ये महास्तूप कहाँ है, तो ये सांची है। सांची एमपी में पड़ता है। 1989 में इस स्तूप को विश्व विरासत स्थल की दर्जा मिला गया, ठीक है। इसके खोजकर्ता टेलर थे। महास्तूप के खोजकर्ता कौन थे, तो टेलर थे। सांची एमपी में है। 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा है भरहुत स्तूप। ये भी एमपी में है, एमपी के सतना जिला में है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता कनिंघम थे, वही कनिंघम हड़प्पा वाले, ठीक है। तीसरा है बोध गया का स्तूप, ये बिहार में है। चौथा है केसरिया स्तूप, ये भी बिहार में है। पांचवा है धर्मराज का स्तूप, ये तक्षशिला में है, जो भी पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये कुछ अशोक के महत्वपूर्ण स्तूप हैं, ठीक है। हम लोग उसका लोकेशन अभी देख लिए। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र में अशोक ने अशोकाराम विहार बनाया था। पाटलिपुत्र में ही अशोक ने अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था, जो अभी भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में करके ऐसे सवाल पूछ देता है। अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। कहाँ किया था, लुम्बिनी का, वही लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था, तथा वहां पर भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। भू राजस्व ध्यान रखिएगा, सिर्फ लुम्बिनी का ही भू राजस्व कम किया था, पूरे भारत का नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अशोक का आखिर धर्म है क्या, ठीक है। तो अशोक के धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि अशोक का ये धर्म आखिर क्या था। देखिए अशोक के धर्म के बारे में, पहला है यह एक नैतिक आचार संहिता थी। क्या थी, तो एक नैतिक आचार संहिता थी। इसमें दया, करुणा, शांति और अहिंसा पर बल दिया गया था। इसमें दया हो गया, करुणा, शांति, अहिंसा, ये सब पर ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अशोक के अभिलेख से ही अशोक के धर्म की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अशोक ने धर्म की नीति कलिंग युद्ध के बाद लाया था। ये सवाल एक
स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, पीसीएस में, कोई पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है कि अशोक ने धम्म की नीति कब लाया था, कलिंग युद्ध के पहले या कलिंग युद्ध के बाद? तो ये सही आंसर होगा इसका, कलिंग युद्ध के बाद लाया था। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में इतने ज्यादा लोग मारे गए थे जिससे अशोक पूरी तरीका से टूट जाता है, और कहा जाता है कि उसके बाद से वो हथियार को पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, अब धम्म ये लागू क्यों किया गया था? पहला पॉइंट, किस लिए लागू किया गया था? तो पहला है सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा देने के लिए, जो सहिष्णुता था उसकी नीति को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा है अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये धम्म की नीति अशोक के द्वारा लाया गया था। तो अशोक की धम्म की नीति के बारे में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में जानकारी दिया है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल एक आध दो स्टेटमेंट है वही से पूछेगा, मेंस में यहाँ से सवाल लिखने वाला रहता है। ठीक है, तो जब मैं उसके बारे में भी आगे हम डिटेल कर देंगे कि अशोक के धम्म क्या था, जब मेंस की बारी आएगी तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से आप लोगों को मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से मेंस से कभी कभी सवाल पूछ देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख देखिए तीन है, एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। ठीक है, अशोक के 3 अभिलेख है। हम लोग शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। शिलालेख में भी 2 प्रकार का है, एक है बृहद शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख जो है 8 जगह से मिला है। कितने जगह से मिला है? ये तो 8 जगह से मिला है। पहला है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये पाकिस्तान में है। दूसरा है कालसी, ये उत्तराखंड में है। तीसरा है गिरनार, ये गुजरात में है। चौथा है सोपारा, ये मुंबई के पास है। पांचवा है यारगुड्डी, ये आंध्र प्रदेश में है। छठा है धौली और जोगर, ये धौली और जोगर जो है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। तो ये अशोक के बृहद शिलालेख है जो 8 जगह से मिला हुआ है। अब लघु शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। इसमें अशोक के बारे में जानकारी मिल रही है। लघु शिला में अशोक के बारे में जानकारी मिल रही है। मास्की, नेट्टूर, गुर्जरा और उदयगोलम, ये 4 जगह से ये लघु शिलालेख की प्राप्ति होती है। ये चारों लघु शिला लगभग कर्नाटक से मिला है। ठीक है, ये चारों कहाँ से मिला है? तो ये कर्नाटक से मिला है। ठीक है, तो ये लघु शिला था। नेक्स्ट गुहा लेख, उसके बाद हम लोग स्तंभ लेख के बारे में आएंगे। पहले हम लोग गुहा लेख के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अशोक ने बोधगया के पास बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई थी। बोधगया के पास बराबर की पहाड़ी में अशोक कितने गुफाएं बनाए थे? तो 4 गुफा का निर्माण करवाया था, और आजीवक पंथ के भिक्षुओं को दान में दे दिया था। और क्या किया था कि आजीवक पंथ के जो भिक्षु थे उसको वो दान में दे दिया था। ठीक है, अब इसका चारों का नाम क्या है देख लीजिए। पहला का नाम है विश्व झोपड़ी, पहला गुफा का नाम। दूसरा का नाम है सुदामा, तीसरा का नाम है कर्ण चौपार, और चौथा का नाम है लोमर्स ऋषि की गुफाएं। ये 4 गुफाएं फिर से देख लीजिएगा, विश्व झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी, कर्ण चौपार तथा लोमर्स ऋषि की गुफाएं। ठीक है, अगला पॉइंट है अशोक की अभिलेख में भाषा। अशोक अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो पहला प्राकृतिक, और अधिकांश प्राकृतिक भाषा में अपना अभिलेख में मतलब अधिकांश प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उत्तर पश्चिम में अरमाइक एवं ग्रीक मतलब भाषा का भी वो प्रयोग किया है अपने अभिलेख में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में भी 2 है, एक है बृहद स्तंभ लेख और एक है लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख जो है ये 6 जगह से मिला है। कितने जगह से मिला है? तो 6 जगह से मिला है। पहला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ तथा लौरिया अरेराज, ये 6 जगह से स्तंभ लेख अशोक का मिला हुआ है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ जो ये है उसको उठाकर वो दिल्ली लाया था। स्तंभ लेख को किसके द्वारा लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा तथा मेरठ का जो स्तंभ लेख था वो उठाकर दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनता है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी कौशाम्बी प्रयाग है, रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है और लौरिया अरेराज है। ये दोनों बिहार में पड़ता है, तीनों बिहार में पड़ता है ये, और ये तीनों यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब लघु स्तंभ लेख देख लेते हैं। प्रयाग, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, यहाँ से मिला है। तो ये 4-5 जगह से उसके लघु स्तंभ लेख की जानकारी मिलती है। किसकी? तो अशोक की। ठीक है, अब देख लेते हैं अशोक के जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो कुणाल होता है। ठीक है, कुणाल कहा जाता है कि यह अंधा था। ठीक है, कुणाल अंधा था। इसी के समय मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट गया था। कुणाल के समय में ही मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट गया था। इसका विभाजन 2 भाग में हुआ है। पहला विभाजन तक्षशिला और दूसरा विभाजन पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी कुणाल के समय मौर्य साम्राज्य 2 भाग में बट गया था। अब कुणाल के बाद अगला आते हैं दशरथ। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। इसने बराबर की पहाड़ी के पास नागार्जुनी गुफाएं के 3 गुफाएं बनवाई। इसने बराबर की पहाड़ी के पास नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं बनवाई थी।
दशरथ ने भी अशोक के जैसे ही उपाधि ली थी, देवनाम प्रिय। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अशोक के अलावा और कौन सा मौर्य शासक ने देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी, तो उसका नाम क्या था, तो दशरथ नाम था। ठीक है, इसके बाद आते हैं संप्रीति। ये भी मौर्य शासक हैं, बहुत कम लोग आप लोग जानते होंगे क्योंकि लूसेंट में ये सब नहीं देता है, और भी बहुत कम बुक में ये सब देता है। स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद बृहस्पति नाम के भी एक मौर्य शासक रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग उतना जानकारी नहीं लेना है। ठीक है, संप्रीति ये जैन धर्म का पालन करता था। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हो सकता है कि मैच करने के लिए आप लोग को आ जाए, तो इसको याद रखिएगा। बृहद्रथ अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। 185 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या इसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर शुंग वंश की स्थापना की जाती है और मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य 2 पार्ट में पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों का आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्लास जो होगा हम लोग शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। आज के क्लास से यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद।